नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो है तांबे के बारे में, मतलब कॉपर, और इसका जिक्र किया गया है क्यूप्रम मेटालिकम के नाम से। अब देखिए, जब मैं तांबे के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है? बिजली की तारें या शायद पुराने बर्तन। पर दवा के रूप में और उसका सबसे बड़ा लक्षण ऐंठन, ये कनेक्शन मतलब पहली नजर में थोड़ा अजीब सा लगता है। अजीब लगता है बिल्कुल। और असल में यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। स्रोत के हिसाब से क्यूप्रम मेटालिकम का पूरा चरित्र ही ऐंठन, मरोड़ और जकरन के आसपास घूमता है। लेकिन ये कोई मामूली ऐंठन नहीं है। ये अचानक आती हैं, बहुत तेज होती हैं और अक्सर एक पैटर्न में, मतलब आप कह सकते हैं समूहों में दिखती हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस दस्तावेज से समझना कि तांबे का ये रूप शरीर पर असल में काम कैसे करता है, इसके लक्षण क्या हैं, वो इतने अजीब और ख़ास क्यों हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो इसे बेहतर या बदतर बनाती हैं। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े और शायद सबसे नाटकीय लक्षण से, ऐंठन और दौरे, जिन्हें कन्वल्जन्स भी कहते हैं। स्रोत में जो बातें लिखी हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं, जैसे कि दौरे के दौरान चेहरे का नीला पड़ जाना और अंगूठों का मुट्ठी के अंदर जोर से भीग जाना। हाँ, ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, तीव्र तस्वीर पेश करता है। और ये कोई साधारण सी मांसपेशी की ऐंठन नहीं है। दस्तावेज में इसके लिए खास शब्द है क्लॉनिक ऐंठन या क्लॉनिक स्पाज़म्स। एक मिनट, क्लॉनिक ऐंठन, ये थोड़ा तकनीकी शब्द है हमारे सुनने वालों के लिए। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? मतलब ये एक सामान्य क्रैम्प से अलग कैसे है? जरूर। देखिए, सामान्य क्रैम्प में मांसपेशी लगातार सिकुड़ी रहती है, जैसे पिंडली में होने वाला दर्द। लेकिन क्लॉनिक का मतलब है बार बार और तेजी से सिकुड़ना और फैलना, एक तरह का झटका या फड़कन। स्रोत बताता है कि इसकी शुरुआत होती है हाथ पैरों की उंगलियों से, और फिर ये बिजली की तरह पूरे शरीर में फैल जाती हैं। और ये सिर्फ किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, सही है? मुझे याद है स्रोत में लिखा था कि ये किसी गहरे डर या बहुत ज्यादा गुस्से जैसी तीव्र भावनाओं के बाद भी हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर बात और भी गहरी और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत एक ऐसे कनेक्शन की ओर इशारा करता है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। ये त्वचा की समस्याओं, जैसे दानों को किसी क्रीम से दबा देना या फिर पैर के पसीने को किसी पाउडर या स्प्रे से जबरदस्ती रोक देने को, सीधे तौर पर मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं से जोड़ता है, मतलब ऐंठन और दौरों से। रुकिए, ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या इसका मतलब ये है कि त्वचा पर लगाए जाने वाली एक साधारण सी क्रीम या पैर के पसीने को रोकने वाला कोई स्प्रे दिमाग में दौरे जैसी गंभीर समस्या की वजह बन सकता है? स्रोत इसे समझाता कैसे है, इस अजीब कनेक्शन को? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि शरीर इन दानों या पसीने के जरिए अंदर की किसी गड़बड़ी को बाहर निकाल रहा है। ये शरीर का एक तरह से नेचुरल सेफ्टी वॉल्व है जी। जब हम उस वॉल्व को जबरदस्ती बंद कर देते हैं तो वो दबाव वो अंदर ही रह जाता है और फिर किसी ज्यादा महत्वपूर्ण अंग जैसे नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क पर असर डालता है, जो फिर ऐंठन और दौरों के रूप में सामने आता है। स्रोत इसकी तुलना जिंकम मेटालिकम से भी करता है, जिसमें ये दबाने वाली बात बहुत बहुत प्रमुख है। ये तो शरीर के काम करने के तरीके पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। अब मिर्गी मतलब एपिलेप्सी के बारे में भी कुछ बहुत अजीब बातें लिखी हैं। स्रोत कहता है कि दौरे से पहले जो एक चेतावनी का एहसास होता है, जिसे ऑरा कहते हैं, वो घुटनों से शुरू होता है। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाँ, ये बहुत ही असामान्य है। ऑरा यानी वो अजीब सा एहसास जो मरीज को बताता है कि दौरा पड़ने वाला है। वो ज्यादातर पेट या सिर में महसूस होता है, लेकिन घुटनों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ना, ये क्यूप्रम का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। और एक और बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। दस्तावेज में लिखा है कि ये दौरे अक्सर अमावस्या के आसपास पड़ते हैं। ये सुनने में थोड़ा ज्योतिष जैसा नहीं लगता? क्या स्रोत इसका कोई वैज्ञानिक कारण बताता है या ये सिर्फ एक देखा गया पैटर्न है? स्रोत इसे ज्योतिष के नजरिए से नहीं देखता, नहीं, बल्कि एक पैटर्न या आवधिकता, मतलब पीरियोडिसिटी के रूप में देखता है। इसका मतलब है कि लक्षण एक खास समय चक्र का पालन करते हैं। ये चांद के चक्र के साथ हो सकता है या महिलाओं में मासिक धर्म के चक्र के साथ। मुद्दा यह है कि ये लक्षण बेतरतीब नहीं है, उनका एक रिदम है।
और इनकी एक वजह सिर पर लगी कोई पुरानी चोट या यहाँ तक कि बारिश में भीग जाना भी हो सकता है। तो मतलब ये ऐंठन सिर्फ हाथ पैरों की मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं है। क्या ये तीव्र गतिविधि शरीर के अंदर भी, जैसे हमारे पाचन तंत्र में, कोई असर दिखाती है? बिल्कुल, यही पैटर्न शरीर के अंदर भी चलता है। स्रोत के मुताबिक मुंह में एक बहुत तेज कुछ मीठा धातु जैसा तांबे का स्वाद बना रहता है और साथ में बहुत ज्यादा लार बहती है। धातु का स्वाद तो समझ में आता है, आखिर यह तो तांबा ही है। लेकिन इसके साथ और भी अजीब लक्षण है। मुझे वो जीभ वाला विवरण बहुत ही अनोखा लगा। स्रोत कहता है कि जीभ लगातार बाहर निकलती है और फिर सांप की तरह तेजी से अंदर खींच जाती है। दस्तावेज में इसकी तुलना एक और पदार्थ लैकेसिस से की गई है जो सांप के जहर से बनता है। लेकिन जो सबसे यादगार और शायद सबसे अजीब लक्षण है वो पानी पीने से जुड़ा है। हाँ, वो गुड़गुड़ाहट की आवाज वाली बात, ये सच में बहुत अजीब है। क्या ये सिर्फ पेट में होने वाली सामान्य गुड़गुड़ाहट है या कुछ और? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत इसे ऐसे बताता है मानो आप किसी खाली बोतल में तेजी से पानी डाल रहे हों और एक ग्लग ग्लग जैसी तेज आवाज आए। ये एक श्रवणीय यानी सुनी जा सकने वाली आवाज है जो तब होती है जब व्यक्ति पानी पीता है। पर ऐसा होता क्यों है? क्या इसका भी संबंध उसी ऐंठन से है? बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऐंठन की ये जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ हाथ पैर की मांसपेशियों में नहीं है, बल्कि भोजन नली ईसोफेगस की मांसपेशियों में भी है। वो ठीक से और आराम से सिकुड़ने के बजाय झटके से और अनियमित रूप से सिकुड़ रही हैं, जिसकी वजह से पानी इस तरह की आवाज के साथ नीचे जाता है। ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा है, अनियंत्रित ऐंठन भरी हरकतें। इसी वजह से स्रोत हैजा मतलब कॉलेरा का भी जिक्र करता है, जिसमें पेट और पिंडलियों में भयानक ऐंठन होती है। आप कह रहे हैं कि ये पैटर्न हर जगह दिखता है, तो मुझे लगता है आप कहेंगे कि ये गुड़गुड़ाहट की आवाज कहीं और भी दिखाई देती है। आपने सही पकड़ा, यही अनोखी आवाज खांसी में भी सुनाई देती है। स्रोत कहता है कि खांसते समय छाती से ऐसी ही गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है जैसे अंदर कुछ तरल पदार्थ उबल रहा हो। एक ही अजीब लक्षण का शरीर के दो अलग अलग सिस्टम में दिखना, ये इस अवस्था की पहचान को और पक्का करता है। लेकिन खांसी के बारे में एक और बात है जो सामान्य तर्क के बिल्कुल खिलाफ जाती है। दस्तावेज के अनुसार ये खांसी ठंडा पानी पीने से बेहतर हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि खांसी में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और यही बात क्यूप्रम को इतना खास बनाती है। ये एक क्लासिक कीनोट लक्षण है। कीनोट लक्षण, इसका क्या मतलब है? कीनोट का मतलब है एक ऐसा अनोखा, खास और अक्सर विरोधाभासी लक्षण जो किसी दवा की पहचान बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी गाने की एक खास धुन होती है जिसे सुनते ही आप गाना पहचान लेते हैं। ठंडा पानी पीने से खांसी का ठीक हो जाना क्यूप्रम मेटालिकम का कीनोट है। स्रोत ये भी बताता है कि ये कॉस्टिकम और स्पॉन्जिया के ठीक उल्टा है, जिनमें ठंडे पानी से खांसी और बिगड़ जाती है। ये तो कमाल है। अब काली खांसी माने वूपिंग कॉफ के बारे में जो विवरण है वो तो और भी डरावने लगते हैं। हाँ, वो बहुत गंभीर हैं। स्रोत बताता है कि काली खांसी के दौरे बहुत लंबे चलते हैं। खांसी इतनी तेज और ऐंठन भरी होती है कि बच्चे का दम घुटने लगता है, वो बोल नहीं पाता, उसका चेहरा और होंठ नीले पड़ जाते हैं और पूरा शरीर अकड़ जाता है। और ये एक के बाद एक लगातार 3 दौरों में आता है। और जो बच्चा होश में आता है तो उसे खाए हुए ठोस भोजन की उल्टी होती है, तरल की नहीं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत बहुत हिंसक और थका देने वाली होती है। शरीर में इतनी हिंसक ऐंठन, दौरे और दम घोटने वाली खांसी, इसका किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर तो बहुत गहरा असर पड़ता होगा। क्या स्रोत मानसिक लक्षणों के बारे में भी बात करता है? हाँ, बिल्कुल। शारीरिक लक्षणों के साथ साथ मानसिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा काम करते हैं और नींद की कमी से पूरी तरह थक चुके हैं। एक तरह का मेंटल और फिजिकल बर्नआउट। इस मामले में इसकी तुलना कोक्यूलस और नक्स वोमिका से की गई है, जो दोनों ही ओवरवर्क और तनाव के लिए जाने जाते हैं। और चिंता के बारे में भी कुछ लिखा है ना? हाँ, अचानक होने वाले चिंता के दौरे। स्रोत ने इसके लिए बहुत दमदार शब्द इस्तेमाल किए हैं, अटैक्स ऑफ अनकॉन्करेबल एंजाइटी। मतलब ऐसी तीव्र चिंता जिस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन लगता है। व्यक्ति बेचैन हो जाता है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है। तो अगर हम इन सभी लक्षणों को एक साथ रखें, शारीरिक और मानसिक, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। अब इस तस्वीर को पूरा करने के लिए हमें ये समझना होगा कि कौन सी चीजें इन लक्षणों को ट्रिगर करती हैं, जा बिगाड़ती हैं, और किनसे आराम मिलता है। इसे एग्रेवेशन और अमेलियोरेशन कहते हैं। स्रोत बहुत साफ तौर पर बताता है कि लक्षण रात के समय और ठंडी हवा में बिगड़ जाते हैं।
और जैसा हमने शुरू में बात की थी, त्वचा की समस्याओं या पैर के पसीने को दबाने से ये बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं और छूने से भी दिक्कत बढ़ती है। ये दिलचस्प है। ठंडी हवा से समस्या बढ़ती है, लेकिन हमने अभी खांसी के बारे में बात की थी कि एक घूंट ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। ये तो एक विरोधाभास है। ठंडा अच्छा भी है और बुरा भी। हाँ, और ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। ठंडी हवा एक बाहरी और लगातार रहने वाला माहौल है जो पूरे शरीर के सिस्टम को प्रभावित करता है, उसे तनाव में डालता है। जबकि ठंडा पानी का घूंट एक बहुत ही स्थानीय और पल भर की क्रिया है जो सिर्फ गले और पेट के ऊपरी हिस्से की ऐंठन को शांत करती है। यह दिखाता है कि शरीर की प्रतिक्रिया कितनी विशिष्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्यूप्रम की एक बहुत ही विशिष्ट तस्वीर है, लेकिन व्यवहार में क्या इसे हमेशा अकेले इस्तेमाल किया जाता है या दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर भी काम करता है? क्या इसके कोई साथी या प्रतिद्वंदी हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इन पदार्थों को एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में देखा जाता है। स्रोत के मुताबिक क्यूप्रम का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री कैल्केरिया है। पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैल्केरिया अक्सर उस काम को पूरा करता है जिसे क्यूप्रम ने शुरू किया हो। मान लीजिए क्यूप्रम ने ऐंठन जैसी तीव्र अवस्था को ठीक कर दिया, लेकिन मरीज अभी भी कमजोर है, तो कैल्केरिया उसके बाद स्वास्थ्य को पूरी तरह से बहाल करने में मदद कर सकता है। वे एक टीम की तरह काम करते हैं। और तुलना के लिए भी कुछ नाम दिए गए थे, है ना? हाँ, हैजा जैसी स्थिति में जहां बहुत ज्यादा ऐंठन होती है, इसकी तुलना आर्सेनिकम और वेराट्रम से की जाती है, लेकिन हर एक के अपने खास लक्षण होते हैं। इसी तरह दबी हुई बीमारियों से होने वाले दौरों के मामले में इसकी तुलना एपिस और जिंक से की जाती है। यह हमें एक ही समस्या के लिए अलग अलग दृष्टिकोण देता है। स्रोत ये भी कहता है कि वेरेट्रम एल्बम काली खांसी और हैजा में क्यूप्रम के बाद अक्सर अच्छा काम करता है, एक तरह के फॉलोअप के तौर पर। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। क्यूप्रम मेटालिकम का मुख्य चरित्र है ऐंठन, मरोड़ और एक पैटर्न में आना, और इसके साथ कुछ ऐसे अनोखे लक्षण हैं जिन्हें भूलना मुश्किल है। बिल्कुल, पानी पीते समय वो गुड़गुड़ाहट की आवाज, सांप की तरह हरकत करती जीभ, और सबसे बड़ा विरोधाभास ठंडे पानी से खांसी में आराम मिलना, ये इसकी खास पहचान है। लेकिन अगर हम इन सभी लक्षणों से परे देखें तो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सबक है वो कुछ और ही है। और वो क्या है? वो है दबाने का विचार। स्रोत बार बार इस पैटर्न की ओर इशारा करता है कि कैसे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे पसीना या त्वचा पर दाने, उनको जबरदस्ती रोकने से गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये एक तरह से शरीर की चेतावनी है कि बाहरी अभिव्यक्ति को दबाओ मत, वरना समस्या अंदर चली जाएगी, किसी ज्यादा जरूरी अंग की तरफ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये शरीर के अपने संतुलन और खुद को ठीक करने के तरीकों का सम्मान करने की बात करता है। जब हम उस प्रक्रिया में दखल देते हैं तो शरीर किसी और अक्सर ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रतिक्रिया देता है। ये सिर्फ क्यूप्रम के बारे में नहीं है, ये स्वास्थ्य को देखने का एक पूरा नजरिया है। इसी बात पर हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ये विचार सामने रखता है कि बाहरी लक्षणों को दबाने से समस्या अंदर की ओर, अधिक महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क की ओर जा सकती है। यह हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-मोटी शारीरिक समस्याओं जैसे त्वचा के दाने या पसीने को किस नजरिए से देखते हैं और उनका इलाज कैसे करते हैं। क्या हम सिर्फ लक्षण को गायब कर रहे हैं या समस्या की जड़ तक जा रहे हैं?